नमस्कार विद्यार्थियों, लॉकडाउन के इन एक क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी हम शुरू करेंगे क्लास 10 के लिए विज्ञान का एक नया चैप्टर। विज्ञान में जैसे जो भी अध्याय वगैरह आपके दिए हुए हैं उनमें एक पोर्शन जो है वो आता है रसायन विज्ञान के संदर्भ में, जिसमें कुल मिलाकर 4 पाठ हैं, 5, 6, 7 और 8। उसमें हम 5वां अध्याय जो है वो शुरू करते हैं दैनिक जीवन में रसायन के बारे में। दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के रसायन जो हैं वो हमारे काम में आते रहते हैं। जैसे हम घरों में काम में लेते हैं विभिन्न प्रकार के फल, सेब, संतरा, नींबू वगैरह, या फिर दही वगैरह काम में लेते हैं, साबुन काम में लेते हैं, करेले वगैरह काम में लेते हैं, नमक काम में लेते हैं। ये सारे रसायन जो हैं, ये सारे हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाले रसायन जो हैं, इनको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिनको कहा जाता है अम्ल, क्षार और लवण। तो इस अध्याय में हम इन्हीं अम्ल, क्षार और लवणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले कुछ सामान्य जानकारियां जो हैं और कुछ सामान्य से एग्जाम्पल उदाहरण वगैरह जो हैं अम्ल के, क्षार के या फिर लवण के, उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले बात करें अम्ल की। अम्ल की जो मुख्य विशेषताएं आती हैं, केवल ध्यान में रखने वाली चीजें हैं कि अम्ल जो है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि उनका जो स्वाद है वो खट्टा होता है। जैसे हम दही खाते हैं, नींबू, संतरा वगैरह खाते हैं, जो उनमें खट्टेपन का स्वाद आता है वो उनमें उपस्थित अम्ल के कारण से होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके अलावा अम्ल, क्षार, इनका परीक्षण करने के लिए रसायन विज्ञान की लैब जो होती है, प्रयोगशाला जो होती है, उसमें एक विशेष प्रकार का पेपर, कागज काम में लिया जाता है, जिसको कहा जाता है लिटमस पेपर या लिटमस पत्र, जो 2 रंग का आता है, नीले रंग का और लाल रंग का। अम्ल को यदि हम पानी में विलय करके, पानी में घोलकर उसमें नीला लिटमस पत्र डुबोएं तो अम्ल होने पर उसका रंग लाल हो जाता है। यानी अम्ल का गुण हो गया कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल का तीसरा गुण, अम्ल सामान्यतः द्रव अवस्था में मिलते हैं, और द्रव अवस्था में जब वो पाए जाते हैं तो उनके अंदर पाए जाते हैं विशेष प्रकार के आयन, जिन्हें कहा जाता है H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, या इन्हें प्रोटॉन आयन भी कहते हैं। तो अम्ल जो है वो H+ आयन देते हैं। आरएनएस की एक विशेष अवधारणा जो इसी पर आधारित है, उसके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। इसके अलावा अम्ल का एक गुण होता है कि अम्ल की जो पीएच का मान है वो 7 से कम होता है। अब ये पीएच क्या है, ये भी इसी चैप्टर में पूरा जो है वो इसके बारे में डिटेल से दिया गया है। उसमें हम पढ़ेंगे कि पीएच के द्वारा अम्ल, क्षार या लवण की जो प्रकृति है वो ज्ञात की जाती है। और पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 14 तक जो मान होता है उसमें 7 जो पीएच है वो लवण को दर्शाती है। इसके अलावा 7 से यदि कम पीएच है तो वो अम्ल होगा। इसके अलावा उदाहरणों की बात करें तो सिरके में, सिरका है, इमली है, संतरा है, इनमें विभिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। सिरका जो अचार वगैरह के अंदर काम में लिया जाता है, बाजार में जो अचार आते हैं उनमें विशेष जो खट्टा स्वाद आता है वो उसमें एसिटिक अम्ल के कारण से होता है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल मिलता है। इसी तरह से इमली है, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। इनके ये उदाहरण नाम, कौन से फल में, कौन सी वस्तु में कौन सा अम्ल मिलता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो इमली में मिलता है टार्ट्रिक अम्ल, संतरे में एस्कोर्बिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, और चींटी का जो डंक, लाल चींटी जब डंक लगाती है तो उसके कारण से जो शरीर में जलन होती है वो होती है फॉर्मिक अम्ल के कारण से। दूसरी बात करें क्षार की। क्षार के गुणों की बात करें तो क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे या कसैले होते हैं। खीरे में या फिर नीम में, इनके अंदर जो कड़वेपन का स्वाद होता है वो उनमें पाए जाने वाले क्षार के कारण से होता है। तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। लिटमस पत्र के आधार पर देखें तो क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र का रंग जो है वो नीला कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र का रंग लाल करते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र का रंग नीला कर देते हैं। इसी तरह से अम्ल H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि क्षार जो है वो OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। अम्ल की पीएच का मान 7 से कम होता है, क्षार की पीएच का मान 7 से अधिक होगा। क्षार के विभिन्न उदाहरणों में आगे हम पढ़ेंगे पूरे पाठ में, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह के क्षार जो हैं वो नॉर्मली काम में आते हैं। लवण की बात करें, जो तीसरी श्रेणी है विभिन्न प्रकार के रसायनों की। लवणों की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो लवण जो हैं, जैसे लवण बनते कैसे हैं, तो लवण हमेशा ही बनते हैं एक विशेष अभिक्रिया से, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ये 2-3 पाठ के अंदर हमारे काम में आती है। एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, उसमें हम पूरा विशेष रूप से पढ़ेंगे, पूर्ण रूप से
लेकिन उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो होती क्या है, अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण उत्पन्न करते हैं, यानी लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, मतलब अम्ल को गलाने के लिए या फिर उन्हें भाप गैसीय अवस्था में बदलने के लिए बहुत गर्म करना पड़ता है। इसके अलावा अम्ल जो है वो क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। क्रिस्टल विशेष प्रकार की अवस्था होती है जिसमें अणु जो है वो एक विशेष संरचना बना लेते हैं। जैसे चीनी है, चीनी के अणु एक विशेष संरचना बनाते हैं, उसे क्रिस्टलीय संरचना कहते हैं। या घरों में काम में आने वाला नमक जो है वो भी क्रिस्टल अवस्था में पाया जाता है। लवणों के भी कई सारे उदाहरण जो हैं वो मिलते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आगे हम पढ़ेंगे, इनमें पूरा पार्ट में ये दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, घरों में सामान्यतः काम में आने वाला नमक वगैरह, वो सारे लवण हैं। अब एक और चीज जो इसमें स्पेशल नोट के रूप में थोड़ी सी ध्यान में रखनी है वो है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल क्या होगा, ये लवण के संदर्भ में काम में आने वाला शब्द है। क्रिस्टलन जल का अर्थ होता है कि लवण का एक इकाई अणुसूत्र जो है उसमें जुड़े हुए जल के अणुओं की कुल संख्या जो होती है उसको क्रिस्टलन जल कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से देखें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये एक लवण होता है जिसको धावन सोडा कहा जाता है। कपड़े वगैरह धोने के या फर्श वगैरह की सफाई वगैरह करने में ये काम में आता है। तो ये जो काम में आने वाला लवण है वो है सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है Na2CO3, अणुसूत्र ये है। लेकिन इसके आगे डॉट लगाकर 10 H2O ये और लिखा हुआ है, 10 जल के अणु। यहाँ पर ये 10 जल के अणु जो हैं वो क्रिस्टलन जल को प्रदर्शित करते हैं। यानी अम्ल का इकाई अणुसूत्र ये, इसके साथ जुड़े हुए जल के अणु हैं ये, और यही क्या है, इस लवण के क्रिस्टलन जल है। इसी तरह से POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो काम में आता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट, जिसका अणुसूत्र होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। लेकिन इसमें आगे जो आधा जल का अणु ये दिया हुआ है ये इसका क्रिस्टलन जल है। एल्हम या फिटकड़ी जिसको हम कहते हैं, जो नॉर्मल सामान्यतः पानी वगैरह की सफाई करने के काम में ली जाती है, उसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4। दो अलग अलग लवणों का ये एक मिश्रण है। इसके साथ में 24 जल के अणु जो हैं वो जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 10 जल के अणु, यहाँ पर आधा जल का अणु, यहाँ पर 24 जल के अणु, ये जो हैं वो क्रिस्टलन जल को प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा वगैरह के आधार पर देखें तो सीधा सा हुआ कि लवण के इकाई अणुसूत्र के साथ जुड़े हुए जल के अणुओं की संख्या जो है वह उसका क्रिस्टलन जल कहलाती है। और जब भी एक चीज और ध्यान में रखें कि इनका जब भी अणुसूत्र लिखा जाता है तो लवण का अणुसूत्र लिखने के बाद में एक डॉट लगाते हैं, और डॉट लगाने के बाद में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या लिखी जाती है। सामान्यतः किसी भी यौगिक का यदि हम अणुसूत्र देखें तो उसमें बीच में कोई संख्या नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर इनमें ये जो बीच में संख्या आ रही है वो क्रिस्टलन जल को ही प्रदर्शित करती है, जो सामान्य स्थिति में किसी भी यौगिक के अणुसूत्र में प्रदर्शित नहीं होती। तो अम्ल क्षार के बारे में कुछ सामान्य बातें जो हमने पढ़ी, उसके बाद में हम इसमें एक महत्वपूर्ण विषय में आते हैं। यहाँ पर अम्ल क्षार को परिभाषित करने के लिए या उनकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कुछ अलग अलग नियम जो हैं या कुछ अवधारणाएं जो हैं वो प्रतिपादित की गई हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा। इसमें 3 अवधारणाएं जो हैं वो इस पाठ में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें पहली अवधारणा जो है वो आती है आर्रेनियस की अवधारणा। दूसरी अवधारणा आगे हम पढ़ेंगे ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा। तीसरी अवधारणा लुईस अवधारणा, जिनके द्वारा अलग अलग रूप से अम्ल और क्षार को परिभाषित किया गया है। पहले जो सबसे सिंपल, सबसे प्राचीन अवधारणा है आर्रेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा, उसकी बात करें। आर्रेनियस के अनुसार सीधा सा है कि अम्ल और क्षार जो है वो जल में विलय हो जाते हैं, और किसी भी चीज को जब हम जल में विलय करते हैं तो उसका जलीय विलयन बन जाता है। जैसे नमक को पानी में घोल दिया और आपस में मिला दिया तो वो नमक का जलीय विलयन है। इसी तरह से कोई भी अम्ल है, क्षार है, वो भी पानी में घुलकर जलीय विलयन बनाएंगे। तो जो पदार्थ, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको पानी में घोलने पर उसका जलीय विलयन बन जाए और वो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करे तो इसका मतलब वो अम्ल होगा। तो सीधा सा ये हुआ कि कोई सा भी पदार्थ है वो यदि अम्ल है तो वो जल में विलय होकर H+ आयन प्रदान करेगा आर्रेनियस के अनुसार, और जो पदार्थ जलीय विलयन में OH आयन प्रदान करे वो होगा क्षार। अब यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल से देखें तो पहले एग्जाम्पल में बात करते हैं हम अम्ल की। एक अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको जब हम पानी में विलय करते हैं तो ये आयनीकृत हो जाता है, आयनों में विभाजित हो जाता है,
और आयनों में विभाजित होकर प्रदान करता है दो आयन, एक H+ और एक Cl-, प्रोटॉन आयन और क्लोराइड आयन। यहाँ पर क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन या ऋणात्मक आयन जो भी बना हो, अम्ल है तो प्लस या धनात्मक आयन जो है वो क्या होगा, H+। दूसरी बात करें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की, इसको जल में विलय करते हैं, ये आयनीकृत हो कर देता है H+ आयन और साथ में सल्फेट आयन। सल्फेट आयन दिया, ये महत्वपूर्ण चीज है, H+ आयन इसने दिया। HNO3 की बात करें, नाइट्रिक अम्ल जो है, इसको जल में विलय किया तो ये देता है H+ आयन और साथ में नाइट्रेट आयन, यानी हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रदान कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी अम्ल हो। सिरके में पाया जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल, जिसका अणुसूत्र होता है CH3COOH, जल में विलय होने पर यह देता है CH3COO माइनस आयन, इसे एसिटेट आयन कहते हैं, और प्लस आयन देता है हाइड्रोजन आयन। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अम्ल, क्योंकि ये जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान कर रहे हैं। ये हुए अम्ल के उदाहरण। अब एक क्षार के उदाहरणों की बात करें, कई सारे क्षार काम में आते हैं, प्रयुक्त होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल में विलय करते हैं तो यह जल में विलय होकर दो आयन देता है, Na+OH-, इसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो खासियत है आर्हेनियस के अनुसार क्षार की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, या NaOH से हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, इसलिए क्षार हुआ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये देगा K+OH-, ये इसलिए क्षार हुआ। बात करें दूसरे अन्य क्षार की, जैसे MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहा जाता है, जल में विलय होकर देगा Mg2+ और 2 OH- से आयन, इसलिए ये भी क्षार हुआ। तो क्षार की विशेषता हो गई हाइड्रोक्साइड आयन का प्रदान करना। अब एक और महत्वपूर्ण चीज जो है, जिसके बारे में अलग से कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, ये चीज देखी जाती है या पूछी जाती है कई बार कि अम्ल, ये सारे के सारे जो हैं वो अम्ल हैं, आर्हेनियस के अनुसार ये जल में विलय होकर H+ आयन प्रदान कर रहे हैं, लेकिन यदि इनका जलीय विलयन हम देखें तो हमें उनमें H+ आयन मिलते ही नहीं है, हमें उनकी जगह मिलते हैं H3O+ आयन, जिनको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या है, या ये कैसे मिलते हैं, या किस कारण से बनते हैं, तो उसका एक सिंपल सा कारण है, वो ध्यान में रखें कि H+ ये प्रोटॉन आयन कहलाता है, हाइड्रोजन आयन कहलाता है, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसकी क्रियाशीलता अत्यधिक होती है, और अधिक क्रियाशील होने के कारण से उस जलीय विलयन में जो अन्य जल के अणु बचे हुए हैं उनके साथ में ये क्रिया कर लेता है, और उनके साथ में जब ये क्रिया करता है तो उसके कारण से बनता है H3O+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन। इसीलिए ये कहा जाता है या ये होता है कि जलीय विलयन में, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन होते हैं। सीधा सा है, जितने H+ आयन होंगे उतने ही हाइड्रोनियम आयन उनके अनुसार पाए जाएंगे। अब यहाँ पर इस अवधारणा के आधार पर एक दूसरी चीज जो है वो थोड़ी सी और क्लियर जो है वो करनी है, या उसे और थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये जो अम्ल है या क्षार है, अम्ल सीधा सा हुआ, अम्ल H+ आयन देते हैं, क्षार OH- आयन देते हैं। अब यहाँ पर H+ आयन HCl भी दे रहा है, H+ आयन एसिटिक अम्ल भी दे रहा है, लेकिन इन दोनों की प्रकृति जो है वो अलग है, ये प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। अब यहाँ पर दोनों H+ आयन दे रहे हैं, तो फिर इनकी प्रबलता या दुर्बलता को हम कैसे शो करें या किस तरह से दर्शाएं, तो सीधा सा है, प्रबल अम्ल या क्षार जो भी है उसकी यदि हम बात करें तो प्रबल अम्ल की जैसे पहले बात करते हैं, अम्ल कोई सा भी हो, क्षार कोई सा भी हो, जल में विलय होकर ये आयनीकृत हो जाते हैं, यानी आयनों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे हमने HCl के 100 मोल, या सीधा समझने के लिए मान लेंगे 100 अणु जो हमने जल में घोले, 100 अणुओं को हमने जल में घोला, तो कुछ अम्ल ऐसे होते हैं कि सारे के सारे अणु जो हैं वो आयनीकृत हो जाते हैं, इसलिए HCl जो वो 100 H+ आयन देगा। लेकिन एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, इसलिए इसको जब हम जल में विलय करते हैं तो सारे अणु आयनीकृत नहीं होते, यानी ये पूर्णतः आयनीकृत नहीं होता। तो अम्ल जो है वो पूर्ण आयनीकृत हो जाते हैं, जबकि प्रबल अम्ल, जबकि दुर्बल अम्ल जो हैं
उनका अपूर्ण आयनीकरण होता है, वो पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते। जैसे यहाँ पर ये 100 मोल अणु हमने जल में विलय किए तो ये 100 मोल के 100 मोल अणु आयनीकृत नहीं होंगे, इसलिए H+ आयन कम देंगे। ये सारा आयनीकृत हो जाएगा, इसलिए H+ आयन अधिक देगा। H+ आयन अधिक दे रहा है तो प्रबल, कम दे रहा है तो दुर्बल। तो इस आधार पर देखें तो परिभाषा वगैरह कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, नॉर्मल सीधा सा ध्यान में रखना है कि वे अम्ल जो जल में विलय होकर पूर्ण आयनीकृत हो जाएं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और वे अम्ल जो जल में विलय होकर पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसी तरह से क्षार की परिभाषाएं, वे क्षार जो जल में पूर्ण आयनीकृत हो जाएं और अधिक मात्रा में OH- आयन दें वो प्रबल क्षार हैं, जबकि जो जल में पूर्ण आयनीकृत नहीं हो और कम मात्रा में OH+ आयन दें वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अब यहाँ पर इनकी कैटेगरी जो है उसको आप ध्यान में रखोगे, कुछ उदाहरण जो हैं उनको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के उदाहरण कौन से हैं। तो प्रबल अम्ल में अपने सिलेबस के अनुसार ध्यान में रखें कि केवल तीन अम्ल जो हैं वो प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। ये 3 प्रबल अम्ल हैं। इसके अलावा और कोई सा भी एग्जाम्पल यदि आ जाए एग्जाम वगैरह में, क्वेश्चन में कुछ पूछ लिया जाए कि ये अम्ल कौन सा है, तो वो निश्चित रूप से ही दुर्बल अम्ल मानना है। नियम नहीं है, ये नियम नहीं है, लेकिन एक अपने सिलेबस के अनुसार 10th लेवल तक आपका जो है उसके अनुसार ये चीज मानकर चले कि ये 3 प्रबल अम्ल हैं। इसके अलावा एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, वो सारे दुर्बल अम्ल के उदाहरण माने जाएंगे। इसी प्रकार से प्रबल क्षार की बात करें तो 10th क्लास में अपने जो उदाहरण वगैरह दिए हुए हैं उसके अनुसार केवल 2 क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार हैं। इनके अलावा और कोई सा भी एग्जाम्पल यदि आ जाए तो वो निश्चित रूप से ही क्या मानना है आपको, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, क्षार की विशेषता क्या हो गई, OH आएगा, जैसे CaOH2, MgOH2, NH4aOH, इनमें OH आ रहा है इसलिए ये क्षार हो गए। लेकिन NaOH और KOH प्रबल क्षार हैं, जबकि इनके अलावा और कोई सा भी है, ये चूने का पानी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है वो दुर्बल क्षार के उदाहरण हैं। तो इनको आप विशेष तौर से ध्यान में रखोगे। अब ये हमने अम्ल क्षार से संबंधित कुछ सामान्य चीजें जो है वो पढ़ी हैं। नोट्स वगैरह भी आपको अवेलेबल जो है वो करवा दिए जाएंगे PDF फाइल के रूप में, आप उनको डाउनलोड कर लें और जो पढ़ाया जाता है उसे या फिर थोड़ा पहले भी पढ़ लें ताकि आगे जब हम पढ़ाएं तो वो आसानी से आपके समझ में आ जाए। नोट्स वगैरह नहीं हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके उसको जूम करके जैसा भी है उसको समझने का प्रयास करें। इनमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो जैसा आपको बताया हुआ है कमेंट करने के लिए एक निश्चित टाइम जो है वो दिया हुआ है, उस टाइम के अनुसार आप कमेंट करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को आप हमें पूछें।